हेलो दोस्तों, मैं विश्वास सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विश्वास एकेडमी पर। दोस्तों, पीछे की कक्षा में हम लोग टेंस के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से 2 टेंस को हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया, जिसमें सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट को हम लोगों ने बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जितने भी हो सकते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में, अर्थात सिंपल फ्यूचर, जिसको हम लोग फ्यूचर इंडिफिनिट भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं सिंपल फ्यूचर। ये देखिएगा, हमने लिखा क्या, सिंपल फ्यूचर। ये देखिएगा, सबसे पहले ये जानते हैं कि सिंपल फ्यूचर की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा। सबसे अंग्रेजी में भी जानेंगे और हिंदी में भी कैसे पहचाना जाता है उसके भी बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं कि इसको अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे, अर्थात अगर कहीं इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखा गया है तो हम कैसे जान पाएंगे कि यह सिंपल फ्यूचर में है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा बाबू, इसमें 2 सहायक क्रियाओं का प्रयोग होगा। पहला विल होगा और दूसरा शैल होगा, और विल और शैल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो ये देखिए, ये तो हमारा हो गया अंग्रेजी में पहचान। लेकिन अगर कहीं हिंदी में लिखा गया हो सेंटेंस तो हम कैसे पहचानेंगे, तो उसकी डिफिनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो होता क्या है कि देखिएगा, क्रिया के साथ, ये देखिएगा, क्रिया के साथ क्या लगा रहता है, गा, गी और गे लगा रहता है। यानी अगर आपके देखेंगे कि क्रिया जो भी है, क्रिया को पहचानना बिल्कुल हम लोग सीख चुके हैं कि जिस शब्द के अंत में हम ना, नी, ने लगा सकते हैं वही हमारी क्या होती है, क्रिया होती है। क्रिया के साथ अगर गा, गी, गे लगा रह जाएगा तो हम समझेंगे कि कौन सा टेंस है बाबू, सिंपल फ्यूचर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, हम अगर लिखेंगे एग्जाम्पल में कि आखिर एक सेंटेंस देखिएगा कि वह अपना पाठ, ये देखिएगा, याद करेगा, वह अपना पाठ याद करेगा। अब देखिएगा बाबू, अगर हम सेंटेंस के लिए बात करें कि आखिर इसको कैसे हम पहचानेंगे कि सिंपल फ्यूचर है, तो देखिएगा, याद करना हमारा क्या है बाबू, क्रिया है, और क्रिया के साथ क्या लग गया, गागी गे लग गया, तो हम क्या कह देंगे कि सिंपल फ्यूचर हो जाएगा। जब हम इसका ट्रांसलेट करेंगे कि आखिर ये बनेगा कैसे, तो आप देखोगे क्या कि ही विल, और याद करना की अंग्रेजी क्या होती है, लर्न होती है। तो ही विल लर्न, क्या करना, पाठ याद करना, तो ही विल लर्न हिज लेसन। ये देख लीजिएगा। अगर हम बात करें ट्रांसलेशन में, जैसे कि अंग्रेजी में हम कैसे पहचानेंगे कि आखिर ये क्या है, तो आप नोटिस करेंगे कि विल के साथ बाबू ये क्या लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गया, अतः यह सिंपल फ्यूचर होगा। हिंदी में भी पहचान हम लोग बखूबी सीख चुके हैं। जिस प्रकार से हम लोग पीछे प्रीवियस टेंस को पढ़ते आ रहे हैं, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि एक टेंस में कितने टाइप्स होते हैं, तो आपको बार बार बताया जाता है कि एक टेंस में कितने टाइप होते हैं, तो 4 टाइप होते हैं। यहाँ देखिएगा, मैं नोटिस कर रहा हूँ, यहाँ देखिएगा, सिंपल फ्यूचर है, ये भी टेंस है कि नहीं है, बिल्कुल है। और टेंस में कितने टाइप होंगे, 4 टाइप आपको दिखेंगे। और टाइप फर्स्ट के बारे में बात करूं तो एक सेंटेंस को कितने प्रकार से बनाया जाता है, 6 प्रकार से। नोटिस कर लीजिएगा, यहाँ भी वो अपना पाठ याद करेगा, वो अपना पाठ याद नहीं करेगा, क्या वह अपना पाठ याद करेगा, क्या वह अपना पाठ याद नहीं करेगा, वह अपना पाठ याद क्यों करेगा और क्यों नहीं करेगा। ये 6 हो गए कि नहीं हो गए। जैसे ही हम टाइप 2 के बारे में बात करेंगे तो आपने पढ़ा होगा कि टाइप 2 का मतलब नेवर, नेवर का मतलब कभी नहीं, और कभी नहीं वाले वाक्य को कितने प्रकार से बनाया जाता है, 3 प्रकार से बनाया जाता है, जिसमें कोई भी सेंटेंस आप लिख लीजिएगा बाबू। यहाँ भी देखिएगा, हम एग्जाम्पल लिखकर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि होगा क्या कि वह गाली कभी नहीं देगा। देख लीजिएगा, ऐसे सेंटेंस लिख देते हैं, वह गाली कभी नहीं देगा। अब देखिएगा बाबू, ये देखिएगा, गाली देना है कि नहीं है, गाली देना, ना, नी, ने लगाए तो क्रिया हो गया, और क्रिया के साथ क्या लगा दिया, गागी गे लगा दिया। इसका मतलब ये कौन सा टेंस हो गया, सिंपल फ्यूचर हो गया। इसमें शब्द क्या आया है, कभी नहीं। अब कभी नहीं वाले वाक्य को कितने प्रकार से बनाते हैं, 3 प्रकार से। और नेवर किस टाइप में आता है, तो आपने देखा होगा कि टाइप 2 में क्या होता है बाबू, नेवर आता है। अब जैसे देखिएगा, एक दूसरा सेंटेंस हम लिखेंगे तो क्या से शुरू हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। फिर तीसरा जो सेंटेंस होगा, वह गाली क्यों कभी नहीं देता। ये देखिएगा, वह गाली क्यों कभी नहीं देगा। ये देख लीजिएगा, क्वेश्चन मार्क, चूंकि गा गी गे लगाना ही है। अगर मैं बात करूं कि इसको ट्रांसलेट करने के लिए तो बहुत ही आसान है बाबू। जैसे मैं पहले को ट्रांसलेट करता हूं कि वह गाली कभी नहीं देगा। नेवर का नियम आपको बताए थे कि नहीं बताए थे, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कि मेक द सेंटेंस विदाउट नेवर, देन पुट नेवर बिफोर द मेन वर्ब। अर्थात जब भी आप वाक्य को बनाइएगा, बिना नेवर के वाक्य को बना दीजिएगा और नेवर को मेन वर्ब से ठीक पहले रख दीजिएगा, आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा। जैसे देखिएगा, अगर हम इसी को बनाने की कोशिश करें बाबू कि वह गाली कभी नहीं देगा, ये कभी नहीं को मान लीजिए कि ये है ही नहीं वाक्य में, तो क्या होगा, वह गाली देगा। तो सीधे क्या होगा, ही विल, ये देखिएगा, ही विल
गाली देना किस मीन्स होता है, एब्यूज मतलब होता है। देख लीजिएगा, ही विल एब्यूज अगर आपको होता तो हम चाहते तो यहाँ पर यू को भी क्या करते, मेंशन कर देते। अच्छा चलिएगा, अगर हमको नेवर लगाना होगा तो मेन वर्ब क्या है बाबू, यही है ना, तो तुरंत आप क्या कर दोगे, नेवर को यहाँ पर क्या कर देंगे, हम लोग रख देंगे। तो ही विल नेवर एब्यूज यू, ही विल नेवर एब्यूज यू। अगर जैसे ही दूसरा बनाना होगा तो इस विल को क्या करिएगा, आगे कर दीजिएगा, तो तुरंत क्या होगा, विल ही नेवर, ये देखिएगा, एब्यूज यू, ये भी बन गया क्वेश्चन मार्क। अगर हमको तीसरा बनाना होगा, इसी के आगे आप क्या कर दोगे, वाई को मेंशन कर दोगे, वाई विल ही नेवर एब्यूज यू, वह आपको गाली क्यों कभी नहीं देगा। देखो बाबू, एक टाइप्स, अगर सिंपल सी बात है कि अगर एक टेंस में आप लोगों ने टाइप्स को पढ़ लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। एक वाक्य को 6 प्रकार से बनाना होगा, अगर चाहेंगे तो आप इसको भी बना सकते हैं। दूसरा, ही विल लर्न हिज लेसन, दूसरा बनाएंगे तो ही विल, इसके बाद क्या लगा दोगे, नॉट लगा दोगे। तीसरा बनाओगे तो इसको आगे कर दोगे तो विल ही लर्न हिज लेसन। फिर चौथा बनाओगे तो विल ही नॉट लर्न हिज लेसन, वाई विल ही लर्न हिज लेसन एंड वाई विल ही नॉट लर्न हिज लेसन। देखिएगा, 6 स्ट्रक्चर्स हम बार बार पढ़ा चुके हैं बाबू, उसको जितना रिवीजन आप करोगे उतने बेहतर होगा, उतने आपकी स्पीकिंग भी ठीक होगी, ट्रांसलेशन बनाने की हैबिट भी आपकी ठीक होती रहेगी। लेकिन ये कब सही होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे चीज़ों को। कोई भी ट्रांसलेशन ले लीजिए बाबू, जैसे देखिएगा, सीता ने कहा, अगर आप ट्रांसलेशन ऐसे हो ना, सीता ने कहा कि वह मुझे खाना खिलाएगी, खाना खिलाएगी। अब आप ऐसे भी ट्रांसलेशन बना सकते हैं इसको कि वह मुझे खाना खिलाएगी, तो क्या कर सकते हैं कि सी विल, खाना खिलाना की अंग्रेजी बाबू आप जान लीजिएगा कि फीड होता है, ये खाना खिलाना या पिलाना की बात आ जाती है, तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, फीड भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी सेंटेंसेस होगा, आप आसानी से चीज़ों को चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा पूरा का पूरा आइडेंटिफिकेशंस के बारे में बात की है कि कैसे चीज़ें होंगी। नियम भी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है विद्यार्थियों को कि सर विल कहाँ लगता है और शैल कहाँ लगता है, इसके भी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बाबू बहुत अच्छे से। जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन होता है आपको कि विल कहाँ लगता है, शैल कहाँ लगता है, तो आइए इसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ लगता है विल और शैल, और क्या इसमें विभेद होता है, कि कैसे हम इसको समझेंगे कि कहाँ कंपलसरी हो जाता है हमको विल लगाना और कहाँ कंपलसरी हो जाता है शैल लगाना। इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा बाबू, सिंपल सी बात है कि जो हम लोग पुराने ज़माने में कह सकते हैं, या जब हम लोग एकेडमिक में पढ़ते थे तो याद होगा आप लोगों को कि हम यही कहते थे कि आई वी के साथ शैल लगाते हैं, बाकी सबके साथ विल लगाते हैं। जैसे ही अवश्य का भाव आता है तो आई वी के साथ विल लगा देते हैं और शेष के साथ शैल लगा देते हैं। लेकिन मॉडर्न अंग्रेजी में बाबू अब इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कि हम इसका एक नियम पहले लिख देते हैं बाबू, इसी के नीचे में भी हो सकता है कि आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले रूल के बारे में चर्चा कर लेते हैं, यहीं पर लिखने का प्रयास करते हैं आपको कि चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिएगा, नियम क्या कहता था बाबू कि आई हो और चाहे वी हो, आई वी के साथ हम हमेशा क्या लगाते थे, शैल लगाते थे। और जैसे ही इसके बाद कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, कोई भी पर्सन आ जाए, आप हमेशा किसका प्रयोग करते हो, विल का प्रयोग करते हो। और जैसे ही विल और शैल लगता है ना, तो हमेशा इसके साथ वर्ब की क्या लगाते हैं बाबू, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बहुत ही आसान हो जाएगा नियम, देखिएगा कितना आसान रहा। लेकिन अब हम लोग क्या करते थे कि जैसे ही अवश्य का भाव आता था, निसेसिटी का कोई भी चीज़ दिखलाता था, जैसे कि मैं तुम्हें अंग्रेजी अवश्य पढ़ाऊंगा। क्योंकि देखिएगा बाबू, अंग्रेजी को तो अंग्रेजी में ही पढ़ा जाता है, हिंदी से तो कोई लेना देना है नहीं। लेकिन अगर हमें नहीं आएगा, जैसे होता है ना कि अंग्रेजी में कोई सेंटेंस हमको हिंदी में कोई पूछ देता है और उसमें अवश्य को मेंशन कर देगा, तो भाई अवश्य मेंशन करेगा तब तो हमको पता चल जाएगा ना। लेकिन अंग्रेजी में जब बोलेगा ना, तो उसको अवश्य अगर दिखलाना होगा। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। हमने क्या कहा कि मैं तुम्हें मार दूंगा, ठीक है ना, मैं तुम्हें मारूंगा। ऐसे सेंटेंस देखिएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि मैं तुम्हें, चलो, जान से मार दूंगा। एक सेंटेंस हमने लिख दिया ऐसे। जब मैं कहूँगा कि आप इसका क्या करिए, ट्रांसलेशन कर दीजिए, तो आप सीधे बोलेंगे बाबू कि आई, देखिएगा यहाँ क्या नियम लिखे हैं कि आई के साथ आप क्या लगाते हो, शैल लगाते हो। तो आप तुरंत कहोगे ना कि आई शैल किल यू, ये देखिएगा, आई शैल किल यू। लेकिन ये सेंटेंस बाबू सही नहीं होता है। क्यों नहीं सही होता है?
क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाबू शैल से ना सामान्य का बोध हो जाता है। और हमको क्या दिखलाना है कि अगर किसी को धमकी दे रहे हैं बाबू, किसी को जान से मारने की धमकी देंगे तो क्या सामान्य तरीके से धमकी देंगे? नहीं दे सकते हैं। आपके शब्दों में वजन होना चाहिए, या ये कह सकते हैं कि मैं तुम्हें अवश्य मार दूंगा। जब ऐसी चीजें आ जाएंगी बाबू तो हम यहाँ आई के साथ हमेशा क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। अब यहीं पर बच्चों को कंफ्यूज होता है कि आखिर ऐसी कौन कौन सी जगह है कि आई वी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। बाकी सबके साथ आप हमेशा विल ही लगाइएगा, कोई अंतर नहीं होगा। जितने भी मॉडर्न अंग्रेजी है ना, जैसे अभी देखिएगा, अगर मैं कह दूंगा कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, देखिएगा एक एग्जांपल यहां भी लिखकर समझाता हूं कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो मैंने सीधे कह दिया ना कि आई विल टीच यू। ये देखिएगा, आई विल टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊंगा। अच्छा चलिएगा, विल की जगह पर हम सीधे क्या लगा दिया? शैल लगा दिए। आई शैल टीच यू, तो क्या यह गलत होगा? सेंटेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अवश्य का भाव दिखेगा नहीं दिखेगा, क्योंकि सेंटेंस जब कॉपी पे फ्रेम होगा बाबू, लिखा रहेगा, तो वो चिल्लाएगा नहीं ना कि मैं अवश्य पढ़ाऊंगा, या बोल तो पाएगा नहीं वो। तो सेंटेंस में क्या होगा कि अगर विल लिखा होगा तो इसका मतलब मैं अंग्रेजी आपको अवश्य पढ़ाऊंगा, और शैल लिखा होगा तो एक सामान्य तरीके से बोल देगा कि नहीं भाई आई शैल टीच यू इंग्लिश, की मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। इस दोनों कंडीशन में बाबू क्या होता है? विल लगाएं तब, चाहे शैल लगाएं तब सही होता है। लेकिन अगर कोई हिंदी में आपसे पूछ दे सेंटेंस कि नहीं तुम बताओ ये कि मैं तुम्हें अंग्रेजी अवश्य पढ़ाऊंगा, तो आई वी के साथ जब अवश्य का भाव होता है तो हम क्या लगाते हैं? शैल लगाते हैं। तो वही नियम हो जाता है बाबू। एक्सेप्शन में भी कह दिया जाता है कि कैसे हम समझेंगे कि आई वी के साथ कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। बाकी आप सभी के साथ विल लगाइएगा, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं कि जो आई वी के साथ शैल भी सही होता है। जैसे ये देख लीजिएगा, यहाँ आई शैल टीच यू एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। विल भी लगाते तब भी सही है। लेकिन आई और वी के साथ तीन ऐसी स्थितियां होती हैं बाबू की जो आपको हमेशा शैल ही लगाना पड़ेगा, और किसी भी मतलब कह सकते हैं कि विल का प्रयोग आपको लगाना ही लगाना होगा, शैल का प्रयोग आपको नहीं करना होगा। जैसे देखिएगा, अगर हम एक सेंटेंस लिखना चाहते हैं, यहां पर हम समझाते हैं बाबू कि कौन कौन से तीन ऐसे शब्द हैं कि जिसके साथ आपको आई और वी के साथ विल ही लगाना होगा। ठीक है ना? वो कैसे, कौन कौन से कंडीशन है? पहला देखिएगा बाबू, हम पहले बात करते हैं थ्रेट के बारे में। थ्रेट का मतलब क्या होता है? धमकी होता है। अगर आपको किसी को धमकी देना होगा तो याद रखिएगा बाबू कि आई और वी के साथ आप किसका प्रयोग करोगे? विल का प्रयोग करोगे। अगर धमकी देने की बात आएगी तो अब दूसरी बात हो जाती है कोर्ट की कोई बात आ जाए। ये देख लीजिएगा, कोर्ट का मतलब आप जानते होंगे कि न्यायालय होता है बाबू, कि अगर कोई न्यायालय की बात आ जाए, जैसे सपोज दैट मान लीजिएगा कि जज कह दिया कि आप तुम उसकी जमीन लौटाओगे। ध्यान से सुनिएगा, तुम उसकी जमीन लौटाओगे, सामान्य भाषा में कहा है, लेकिन क्या उसकी बातों को आप टाल सकते हो? नहीं टाल सकते। जिस दिन टाल दोगे उस दिन आप पर कंटेम्प्ट, आपको कोर्ट कह सकते हैं केस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जज के बातों को न मानने के लिए क्या किया, जिसे कह सकते हैं अवहेलना किया है। जज सामान्य ही तरीके से कहेगा, लेकिन वो आपके लिए कौन सा बोध होगा? अवश्य का बोध होगा। इसीलिए जब भी कोई न्यायालय की बात आती है तो आप आई वी के साथ हमेशा क्या लगाओगे? विल लगाओगे। शेष के साथ आपको पता ही होगा कि शैल का ही प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब अवश्य का भाव की बात आती है तो हम दोनों ये जो नियम लिखाया गया है ना, इसको हम क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। चलिएगा, तीसरी एक बात होती है बाबू, देशभक्ति की बात होती है। ये देख लीजिएगा, पैट्रियोटिज्म की बात होती है। हमने यहाँ लिख दिया किसके बारे में? देशभक्ति के बारे में। जैसे देखिएगा, अगर कोई आपसे कह देगा ना कि मैं अपनी देश की सेवा करूंगा, तो ये बताइएगा, अगर कोई आर्मी में है, देशभक्ति है, चाहे वैसे सभी व्यक्ति भाई देशभक्त हैं, मैं भी हूं देशभक्त, सभी लोग देशभक्त हैं, लेकिन जब बात आएगी कि मैं अपने राष्ट्रध्वज का सम्मान करूंगा, तो क्या आप आई के साथ शैल लगाकर बोलेंगे कि आई शैल रिस्पेक्ट माई नेशनल फ्लैग? नहीं आप बोल सकते। क्यों? क्योंकि शैल का प्रयोग सामान्य स्थिति में हो जाएगा, और हमको क्या दिखलाना होगा? चाहे कैसी भी कंडीशन हो बाबू, अगर कहीं नेशनल झंडा उल्टा है, चाहे जमीन पर गिरा है, तो हमको दुख होता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर है देशभक्ति। तो ऐसा कह सकते हैं कि नहीं, मैं अपनी देश के झंडे का सम्मान करूंगा, तो भले सामान्य बोले, लेकिन उसमें अवश्य ऑलरेडी क्या होता है? फीड होता है, इंप्लीमेंट होता है। जैसे अब कोई सेना कह दे कि मैं अपनी देश की सेवा करूंगा और बोल दे शैल लगाकर, आज जरूरत पड़े तो भाग जाए और कहे कि नहीं हमने तो शैल लगाया था, तो ये समस्या होगी ना बाबू। इसीलिए ये तीन चीजें आप हमेशा याद रखिएगा, थ्रेट, कोर्ट और पैट्रियटिज्म। इस तीनों के साथ आप हमेशा क्या करोगे?
अवश्य का ही भाव को मेंशन किया जाता है, अन्यथा सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। कैसे? एक और आपको साधारण सा एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि दो मित्र हैं, दोनों मित्र में झगड़ा हो गया, ठीक है ना, और उसने ऐसे ही सामान्य तरीके से कह दिया ना कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, ठीक है ना, बोल दिया, धमकी दे दिया कि मैं तुम्हें मार दूंगा। जैसे गया रास्ते पर बाहर एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। और जैसे ही अगर वो मर गया, अब बात को समझिएगा, तो पुलिस आएगी तो किसको पकड़ेगी? आपको तुरंत उठा कर लेकर चली जाएगी। रीजन क्या है? क्योंकि आपने बोला था कि मैं तुम्हें मार दूंगा। धमकी ही क्या हो गया? अब ये नहीं ना कहेंगे कि सर हमने सह लगाकर बोला था, सामान्य भाषा में बोला था। ऐसा नहीं होता बाबू। अगर आप किसी को धमकी देंगे तो इसका मतलब क्या है? आप पूरी तरीके से हमेशा कि मैं तुम्हें अवश्य मार दूंगा, अगर उसकी किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती तो पुलिस आपको ही पकड़कर क्या करेगी? लेकर जाएगी। इसीलिए बाबू विल और शैल का जब भी प्रयोग करिएगा तो अगर कहीं तीन चीजें आएगी तो एक बार रुक जाइएगा कि हाँ भैया विल लगेगा कि शैल लगेगा। इन तीनों में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नियम बाबू एकदम सामान्य सा तरीका है और आपको हम बार बार पढ़ा चुके हैं कि एक टेंस में कितने टाइप्स होते हैं, तो 4 टाइप होते हैं। 4 टाइप का अब मिलाकर टोटल कितने प्रकार के सेंटेंस बनते हैं? 19 प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। आपने पढ़ा होगा कि पहला टाइप में 6 प्रकार से, दूसरा टाइप में 3 प्रकार से, तीसरा टाइप में 8 प्रकार से और चौथा हु वाला होता है। और हु के साथ हम कितने नियम बताए थे बाबू? हु के साथ 3 नियम। हु वाले वाक्य को कितने प्रकार से बनाया जाता है? तो 2 प्रकार से बनाया जाता है। देखो ये जितना था बाबू आपका एक ही लेक्चर में या एक ही कह सकते हैं कि स्लॉट में आपका पूरा का पूरा हम लोगों ने सिंपल फ्यूचर को क्या कर दिया है? कंप्लीट कर दिया है। एक क्वेश्चंस बाबू इससे पूछा जाता है कि थोड़ा सा एक्सेप्शन के रूप में होता है। हम लोग जब एडवर्ब क्लास पढ़ते हैं तो मैं वहां भी आपको क्या करता हूं? पढ़ाता हूं, लेकिन फिलहाल हम थोड़ा सा यहां पर उसकी चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम में उससे क्वेश्चंस क्या होते हैं बाबू? पूछे जाते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा एक्सेप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। किसके? सिंपल फ्यूचर के एक्सेप्शन के बारे में जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। ये देखिएगा एक्सेप्शन। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके बारे में, तो हमने कहा कि नहीं, आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, ठीक है ना। कैसे नहीं होगा? थोड़ा सा देखिएगा। सबसे पहले बात आती है ना कि कोई आपसे हिंदी में पूछ देता है, जिस प्रकार से हम लोग सिंपल प्रेजेंट में पढ़ कर आए हैं बाबू, आज उसको हम क्लियर करेंगे। जैसे देखिएगा, अगर मैं कह देता हूं कि प्रधानमंत्री कल यहां आएंगे, मैं लिख कर भी समझाता हूं बाबू, ठीक है ना। प्रधानमंत्री कल यहां आएंगे। अगर किसी से भी आप पूछोगे ना कि ये कौन सा टेंस है, तो तुरंत वो बोलेगा ना कि भैया आएंगे, इसका मतलब कौन सा है? फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर है। लेकिन बाबू हम इसको सिंपल फ्यूचर में क्या करते हैं? नहीं बनाते हैं। किस में बनेगा? अगर हम बात करते हैं तो मैं लिखूंगा द पीएम, पहले मैं लिख कर देता हूं, विल कम हियर टुमारो। ये देख लीजिएगा, टुमारो। अगर मैं पूछूं कि ये सेंटेंस सही है कि गलत है, तो तुरंत आप कहेंगे बाबू कि ये सेंटेंस क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कोई भी चीज बाबू जो फ्यूचर में होना तय होगा, अर्थात हम बात कर लेंगे कि ऑफिशियली, ये देखिएगा, ऑफिशियली होना क्या हो बाबू? तय हो। ऑफिशियली होना क्या हो? तय हो। तो उसे केवल और केवल हम किस में बनाते हैं? सिंपल फ्यूचर में बनाते हैं। और जैसे ही सिंपल फ्यूचर में बनाएंगे तो इसका मतलब यहाँ विल कम नहीं होगा, क्या होगा? कम्स होगा। तो द पीएम कम्स हियर टुमारो होगा। यह हमारा पहला एक्सेप्शन था बाबू, किसका? सिंपल फ्यूचर का। जैसे देखने में तो लगेगा कि यह सिंपल फ्यूचर है, लेकिन बाबू किस में बनेगा? यह सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। ये आपका पहला एक्सेप्शन हो गया। आइए हम दूसरे एक्सेप्शन के बारे में बात कर लेते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे सेंटेंस देखिएगा बाबू, मैं हिंदी में ही लिखकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इससे आपको आसानी से चीजें क्या होंगी? समझ में आ जाएंगी। जैसे देखिएगा, यदि तुम यहां आओगे तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। देखिएगा ये भी एक्सेप्शन में ही आता है। एडवर्ब क्लाज में भी मैं इफ क्लाज को जब पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से वहां पर भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ एक्सेप्शन चल रहा है, तो कहाँ कहाँ सिंपल फ्यूचर का स्पेशली प्रयोग होता है उसके भी बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे देखिएगा, यदि मैं इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करूंगा बाबू तो बनेगा क्या? इफ, ये देखिएगा, इफ यदि तुम यहाँ आओगे, इफ यू कम
हियर। देखिएगा हमने क्या किया बाबू, भले यहां पर गा गी गे था, आप विल का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे। देखिएगा इफ यू कम हियर, यदि तुम यहां आओगे तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। अब आगे वाले सेंटेंस में क्या होगा, आई विल टीच यू इंग्लिश। ये देखिएगा आपने नोटिस किया होगा बाबू कि पहला अगर सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट में है, ये देखिएगा सिंपल प्रेजेंट में है, तो दूसरा जो क्लॉज होगा वह हमेशा किस में होगा बाबू, सिंपल फ्यूचर में होगा। यही आपको पढ़ना था कि सिंपल फ्यूचर, ये दूसरा एक्सेप्शन है, ये एडवर्ब क्लॉज में भी पढ़ाया जाता है, इफ क्लॉज के नाम से उसे जानते हैं। जब हम लोग आगे चलकर वर्ब के बारे में या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब पढ़ेंगे तो वहां बाबू 3 क्लॉजेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज में 5 टाइप्स के सेंटेंस आएंगे, हम लोग वहां पर बहुत ही अच्छे से चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए बस आप ये जानिएगा कि इफ वाले के साथ यहाँ नियम भी चाहे तो आप लिख सकते हैं कि इफ या यहाँ पर वेन भी जोड़ सकते हैं बाबू, इफ या वेन। बस अभी 2 ही चीज समझिएगा, अभी आएगा बिफोर भी है, एज सून एज भी है, बहुत सारे कंजंक्शन से जुड़ते हैं, लेकिन हम फिलहाल यहाँ इफ और वेन के बारे में बात करेंगे कि इफ और वेन के साथ, ये देखिएगा के साथ वाले क्लॉज में हम विल और शैल का प्रयोग, ये देखिएगा शैल का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या नहीं किया जाता है, ये याद रखिएगा। बहुत ही सिंपल सा नियम रहेगा बाबू आपके लिए। हम 2 एक्सेप्शन पढ़े हैं, किसमें, सिंपल फ्यूचर में। पहला, यदि कोई घटना फ्यूचर में होनी तय हो और वह कैसा होना तय चाहिए, ऑफिशियली होना चाहिए, तो हम उसे किस में बनाते हैं बाबू, हमेशा सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं, ठीक है ना। ऑफिशियली होना तय हो किस में, सिंपल फ्यूचर में, ये अलग तरीके से है, तो हम हमेशा किस में बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे बाबू, ठीक है ना। ये देखिएगा किस में बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। दूसरा जो हमारा एक्सेप्शन में देखिएगा कि जब 2 क्लॉजेज हो जिसमें पहला इफ से जुड़ा हो, तो इफ और व्हेन के साथ हम कभी भी विल और शैल का प्रयोग नहीं करेंगे, हमेशा सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे। और जब एक सिंपल प्रेजेंट में होगा तो आपका दूसरा क्लॉज हमेशा सिंपल फ्यूचर में ही प्रयोग किया जाता है, यह याद रखिएगा। एक सिंस के साथ थोड़ा सा अलग व्यवहार होता है। जब हम लोग पढ़ेंगे सिंस के बारे में तो वही अपवाद है बाबू कि जब से मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन किया है तब से कोई घूस नहीं लिया है। उसी में एक ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं, सिंपल फ्यूचर का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह भी एक्सेप्शन होगा जब हम लोग डबल क्लॉज वाले वाक्य को पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को, उस कंडीशंस में हम वहां पर आपको एलिब्रेट करेंगे बहुत अच्छे से। जब वहां का एक्सेप्शन पढ़ा जाएगा तो हम लोग डेली का डेली एक टेंस को कंप्लीट कर रहे हैं बाबू। आपका सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। सिंपल फ्यूचर के जितने एक्सेप्शंस हो सकते हैं, हाँ एक चीज है बाबू कि हम यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब जैसे ही टेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा हम पूरा का पूरा टेंस को एक ही साथ लेकर कॉमन एरर के क्वेश्चंस, फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस, कुछ क्लोज पैसेज भी आपको टेंस से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस के दौरान करेंगे। फिलहाल हम लोग डेली का डेली एक एक टेंस को क्या करते जाएंगे, कंप्लीट करते जाएंगे। जो भी चीजें होंगी बाबू हम कुछ छोड़ेंगे नहीं, ये याद रखिएगा। बेसिक से लेकर जितना एडवांस होता है, जैसे देख लीजिएगा जितने हर एक टेंस में हम एक्सेप्शन बता रहे हैं जहां पर आप कंफ्यूज होते हो, लेकिन जैसे ही अगर ये चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, आप बने रहिएगा हमारे साथ द विश्वास एकेडमी चैनल पर। जो भी विद्यार्थी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो एसएससी के लिए चाहे कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है बाबू, उन सभी के लिए लाभदायक होने वाला है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।